दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए क्लास में। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स के स्टूडेंट्स जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने आपको इंपॉर्टेंट सीरीज जो चला रहे हैं डे 7 में हमने आपको कर्वेचर के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो बता दिए थे। आज इस क्लास में लेकर आपके लिए आए हैं डे 8, जिसमें हम जो पिछले क्लास में कर्वेचर के फॉर्मूले थे उसी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पेपर में निकालने के लिए कह दिया जाता है, या कर्ड ऑफ कर्वेचर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ओरिजिन पे। अगर हम सब में से कहें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ओरिजिन वाला, या डायरेक्ट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्ड ऑफ कर्वेचर है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन्हें इस क्लास में सॉल्व करेंगे, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है पहला सवाल कि प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए वही बात आ गई, और ये जो सवाल हमने लिखे हैं ये पिछले मतलब पेपरों में आए हुए हैं, वही सारे हैं प्रीवियस वाले ही। तो क्या लिखा है हमने, प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही बात आ गई ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रूफ करने के लिए कह दिया गया, या नहीं प्रूफ करने के लिए कहा जाता तो भाई फाइंड करने के लिए कह दिया जाता। तो यहाँ पे आगे लिखा है एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी। कैटेनरी की एक इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है कैटेनरी की इक्वेशन, फिगर क्या होती है, तो ये सारी चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपके सामने लिखा हुआ है कैटेनरी की इक्वेशन होती है y बराबर c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। क्या पढ़ते हैं इसे, हाइपरबोलिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है y बराबर c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, क्या है ये कैटेनरी की जनरल इक्वेशन है। अगर केवल कैटेनरी नाम लिखकर आता तो आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, पता होती तभी आप आगे सवाल को लगा सकते थे, और इसकी फिगर भी होती है एक। तो जब हम आपको सवाल ये भी सॉल्व कराएंगे तो आपको बताएंगे कि कैटेनरी की जो फिगर होती है वो कैसे बनती है, ठीक है। तो आगे इसके एक कैटेनरी की इक्वेशन हमें दे रखी है, मतलब ये कर्व दे रखा है। आगे लिखा है वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, मतलब जब आप इस कर्व को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट। अब जब आप कैटेनरी की जब आप फिगर बनाएंगे तो भाई ऑर्डिनेट की बात करी जाती है तो ऑर्डिनेट को y से लिखते हैं। क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, मतलब कि ये हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, वेरीज एज द, वेरीज का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, रो होगा, मतलब रो को आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर, इतना प्रूफ करके दिखाना है। फिलहाल इस सवाल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे दैट इज करके लिख सकते हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हो जाएगा रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। इसको आपको इसमें प्रूफमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, क्या बताया था, किसी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने से पहले आपको फॉर्म पहचाननी पड़ेगी जो कर्व की दे रखी है। आपने देखा ये जो कर्व दे रखा है इधर y है, ये x की फॉर्म में चल रहा है, तो y बराबर fx की फॉर्म हो गई। कौन सी ये फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर कर्व है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपके सामने लिखा है 1 + dy अपॉन dx का होल स्क्वायर टोटल की पावर 3/2 अपॉन में d² y अपॉन dx, उसका ये फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना है, कर्व आपके पास है, ये दोनों वैल्यूज निकाल लीजिए, निकाल लेंगे जैसे ही वैसे इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद एक सवाल हमने और लिखा है, ये भी बता देते हैं। हमने लिखा है प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी। अब यहाँ पर भी वही बात है, आपको एक कैटेनरी की इक्वेशन दे दी गई है भाई, लेकिन ये इक्वेशन अलग है। इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है y बराबर 1/2a, ब्रैकेट में e की पावर x अपॉन a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन a, ये कैटेनरी की इक्वेशन दे रखी है और इसका प्रूफमेंट ये आना चाहिए। अगर हम बात करें ये दोनों सवाल एडिटिव एक ही है, बट इसमें क्या है, आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले 2-3 स्टेप सॉल्व करके आपको इस इक्वेशन को कैटेनरी की इक्वेशन में चेंज करना होगा, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन दे रखा है और ये पेपर में आया है। अगर इन दोनों की बात करें तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ पे पहले आपको कैटेनरी की इक्वेशन में थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, उसके बाद प्रूफमेंट हमें y स्क्वायर अपॉन a करना है। देखा जाए प्रूफमेंट है यही वाला, अगर आप इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दें, इसमें वैसे देखा जाए तो c चल रहा है हमारा कांस्टेंट,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते तो क्या आता है, एक आपका कांस्टेंट आता है ना, तो अगर हम कांस्टेंट 1/c लगा दे और यहाँ y स्क्वायर है तो ये आपका क्या आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन c ही तो आ जाएगा। यहाँ पे c की फॉर्म में एक c का मतलब कैटेनरी है तो यहाँ ये वाला प्रूफमेंट आया है, यहाँ a चल रहा है तो यहाँ a आया है, इसीलिए कहा दोनों सवाल एक जैसे ही है। हम आपको इसका जो ये वाला है क्वेश्चन ये बता देंगे, ये वाला बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, बस जहां जहां a चल रहा होगा वहां वहां आप c रख देंगे। फिलहाल जनरल कैटेगरी की क्वेश्चन यही होती है, ठीक है। और ये भी बात याद रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पे a लिखा है अपने किसमें फॉर्म में, तो अगर यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ b है तो यहाँ भी b होना चाहिए, और बाकी की कैटेगरी की क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, बस आप कांस्टेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल कैटेगरी की क्वेश्चन में इसी c की वजह से कैटेगरी की क्वेश्चन भी बोला जाता है, ठीक है। तो पहले इस सवाल को बताते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो जैसा कि हमने आपसे कहा क्या कि ये वाला बताने वाले हैं, देखिए हमने गिवन में क्वेश्चन ऑफ कैटेगरी लिखा है, अगर हम इस बटे की 2 को यहाँ ना लिख के नीचे लिख दें, मतलब कि नीचे तो लिखा ही है, इधर ना लिख के हमने इधर लिख दिया, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया है। आपको पता होना चाहिए कि e की पावर x अपॉन a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन a अपॉन में 2, ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, ये कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन a का फॉर्मूला है। देखिए अगर a चल रहा है नीचे तो x मतलब ये x अपॉन a है ना ऊपर पावर में, तो एंगल में x अपॉन a आ जाएगा, एंगल में यहाँ पे जो भी दे रखा होता है वही एंगल में आ जाता है। लेकिन अगर ये भी याद रखिएगा बीच में अगर प्लस है तब ये कॉस वाला फॉर्मूला बन जाता है, अगर बीच में माइनस होता है तो वो साइन वाला फॉर्मूला बन जाता है। दो फॉर्मूले होते हैं तो वो भी हमने आपको बता दिए। ये फॉर्मूला बन गया कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन a का, a पहले ही चल रहा है। अब आप खुद देख लीजिए ये आपका क्या बन गया, y बराबर a कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन a बन गया ना। अब ये सेम आपकी कैटेगरी की क्वेश्चन बन चुकी है, बस इसमें c चल रहा है इसमें a चल रहा है, बट ये दोनों जगह एक ही है, तो ये हमारी सही कैटेगरी की क्वेश्चन आ चुकी है। इसलिए हमने कहा दोनों में से ये वाला फॉर्मूला ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको 2-3 स्टेप जो है पहले सॉल्व करके दिखाना पड़ता है और यहां तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं, तो आप इस पे याद रखिएगा। अब हमें क्या करना है, एक कर्व y और x में चल रहा है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में कर्व है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला पता है, इन दोनों की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इन वैल्यू को निकालते हैं। तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर हम y का डिफरेंशिएशन कर दें x में तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। अब a कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, बट याद रखिएगा अगर हाइपरबोलिक में तो माइनस नहीं आता है, ठीक है, हाइपरबोलिक में पॉजिटिव ही सिंबल रहेगा। तो कॉस हाइपरबोलिक का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन a। x अपॉन a का जब आप दोबारा करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन a तो कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। अब देखिए ये a से a ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई साइन हाइपरबोलिक x अपॉन a। अब हमें इसका दोबारा करना है, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो इसका दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। अब साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन a, x अपॉन a का दोबारा करेंगे तो x का 1 अपॉन a कांस्टेंट है, आ गया। दोनों वैल्यू निकाल ली है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगा दिया है, dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकाली है, होल ऑफ स्क्वायर चल रहा है तो इसका होल ऑफ स्क्वायर करके हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पे लिख दी, बाकी जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और अप्लाई होगा कि 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x अपॉन a, ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, बराबर में आता है, इसके आगे से आप यहाँ से लिखना, मतलब आप इसी के नीचे लिखना, हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये फॉर्मूला है किसका, तो ये फॉर्मूला है हमारा, ये लिख दिया है हमने कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन a का फॉर्मूला। याद रखिएगा कि अगर ये लिखा है इसका ये फॉर्मूला होता है। अब ये डिवाइड में a जो चल रहा है 1 अपॉन a, अगर ये जाएगा तो कहाँ जाएगा, सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में जाएगा, तो a हमने यहाँ लिख दिया, नीचे कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन a जैसा चल रहा है वो वैसे लिख दिया। अब ये वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे आया वो हम आपको यहाँ पे बताते। देखिए ये फॉर्मूला के लिए आप एक चीज याद रखेंगे, आपने पढ़ा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तो सभी को पता होगा। ये यहाँ पे हाइपरबोलिक की फॉर्म में लिखा है, तो ये आप याद रखिएगा कि कॉस पहले आएगा। देखिए यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक इस तरह से लिख देते हैं, कॉस हाइपरबोलिक ये इस तरह से आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर 1, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को याद रखिएगा कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, हाइपरबोलिक पर स्क्वायर लगता है, यहाँ पे स्क्वायर मत लगाइएगा, चाहे यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए चाहे इस तरह से होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए, बात एक ही है। फिलहाल
आप इस तरह से लिख लीजिएगा। तो ये cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बस एंगल में x अपॉन a चल रहा है, तो x अपॉन a चल रहा है, x अपॉन a लगा लीजिए। जो भी एंगल में चल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो जब ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, तो यही बन जाएगा ना 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x अपॉन a। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी ना। तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमने आगे क्या किया है, यहाँ पे पावर और पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 × 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 पावर बचेगी। अब ऊपर है cos हाइपरबोलिक क्यूब, नीचे केवल cos हाइपरबोलिक है। तो ये वाले 1 से यहाँ पे देखिए, ये वाले 1 से ये वाली पावर 3 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर केवल पावर 2 बचेगी। साथ में a चल रहा है, उसे वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगेगी, देखिए कौन सी वो ट्रिक है। आप इसे इक्वेशन नंबर चाहे तो 1 बना लीजिए। यहाँ पे cos हाइपरबोलिक x अपॉन a है, यहाँ पर भी cos हाइपरबोलिक x अपॉन a, इसकी वैल्यू डाली जाएगी। अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें तो a नीचे आ जाएगा, तो y अपॉन a मतलब cos हाइपरबोलिक x अपॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन a आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है। अब यहाँ पे स्क्वायर चल रहा था तो इस पर होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। भाई जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो y अपॉन a आई है, यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। a पहले से चल रहा है तो लिख दिया। अब ऐसा करने से एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, y स्क्वायर अपॉन a। अब देखिए यही प्रूफमेंट हमें इस क्वेश्चन में करना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आना चाहिए, y स्क्वायर अपॉन a, जो कि हमारा आ चुका है। आप इसी चीज को अगर ये 1 अपॉन a कांस्टेंट अगर हम मान ले तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी सिंबल लगा सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। y यहाँ पे कार्टेशियन जो आपकी कैटेगरी है उसका ऑर्डिनेट है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला प्रूफमेंट भी हो गया। तो इसी सवाल में हमने दोनों सवाल आपको बता दिए। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन तो लग गया, बट आप सोच रहे होंगे कि आपने कहा कि अभी कैटेनरी की हम आपको वो भी बताएंगे फिगर कैसे बनती है, ये ऑर्डिनेट वगैरह क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, हम आपको एक फिगर बना के दिखा रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में बना भी लीजिएगा। फिलहाल देखिए कि अगर हमने क्या किया है x एक्सिस और y, ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से अगर आप फिगर बनाएंगे तो याद भी रहेगी, आपकी गलती भी नहीं होगी। यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे हैं, सबसे पहले 2 पॉइंट बनाइए। अगर ये 2 पॉइंट हैं और यहाँ पे अगर हम इसे ज्वाइंट कर दे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक वायर है, क्या कर रहे हैं, अगर एक वायर आपके पास है और 2 कील में आपने लगाया है, अगर आप उसे नीचे से खींचे तो एक कर्व बनता हुआ दिखाई देगा ना। तो यहाँ से अगर हम इस वायर को नीचे खींचे, मतलब क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर इसे खींच रहे हैं, तनाव दे रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह की ये फिगर बनके आपको दिखाई देगी। यही तो फिगर होगी। वायर ले लीजिए, रोप ले लीजिए, जो भी आपकी समझ में आए, ठीक है। अगर कोई वायर है तो अगर आप नीचे से खींचे तो इस तरह की फिगर दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सिस बना लीजिए, ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी x एक्सिस हो जाएगी, भाई x हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये x डैश होगी। फिलहाल सारी नहीं बनाई, इतनी इनफ है। तो ये हमारी कैटेनरी की फिगर होती है। आगे सारी चीजों के जैसे कि अगर मान ले कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, और ये हमने x, y क्या मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए। यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है कैटेनरी का बिल्कुल लास्ट वाला, उसे क्या कहते हैं हम, कैटेनरी मतलब उसे ये हो जाएगा हमारा वर्टेक्स। क्या हो जाएगा, हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, इसे C से लिखते हैं। उसके बाद ये क्या है, अगर आपने एक x एक्सिस और y एक्सिस बनाई है तो भाई ये क्या होता है, ओरिजिन होता है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, O बोल देंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने आपको बताया ये पॉइंट P है, क्या है पॉइंट P, कोई पार्टिकल यहाँ पे होगा, यहाँ से लेकर एक आप लाइन परपेंडिकुलर इस पर डाल दीजिए x एक्सिस पर। इसी को भाई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये y होती है, और इसी को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। जिसको ना पता हो वो यहाँ पे लिख ले, ठीक है। इसी तरह से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, x होती है, और इसको क्या बोलते हैं, f6। क्या बोलते हैं, f6। आपने हिंदी में पढ़ा होगा भुज और कोटि, भाई यही है भुज और कोटि, समझ में आ गया। तो ये हमारे क्या बन गई, कंप्लीट फिगर भी हो गई है किसकी, कैटेनरी की। तो करना कैसे है, आप ये दोनों सवाल लिखिएगा। उसके बाद क्या है, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से आपने ये सवाल लगाना है, और इसी के साइड में आपको ये वाली फिगर जरूर बना लीजिएगा। कहीं पर भी कैटेनरी की आपको आ रही है क्वेश्चन, वहां पे फिगर तो जरूर बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो ये आपका सवाल यहाँ तक लगाएंगे, इसके आगे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये सवाल आपका हो जाएगा। तो आपने देखा कि पहला सवाल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे भाई साइड हो जा रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले ले, और उसके बाद स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। अब हमारे पास बचा है ये 2 सवाल। अब यहाँ पे इन 2 सवालों के बारे में आपको बताते हैं, लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर। आप
आपको दो कर्व दे रखे हैं, ये दोनों भाई अलग अलग सवाल है। एक सवाल है r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा, एक सवाल है r बराबर a1 माइनस कॉस। दोनों अलग अलग सवाल है, अलग अलग ही इसे सॉल्व भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये दो सवाल है, इसमें क्या करना है, अलग अलग कर्व है, इसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। फिर वही बात है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कर्व को पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे r और थीटा में कर्व दे रखा है, तो जब भी r और थीटा में कर्व होता है तो हमने आपको क्या बताया था कि ये पोलर फॉर्म वाला कर्व होता है। और अगर पोलर फॉर्म में कर्व है तो इसके लिए हमने फॉर्मूला भी आपको बताया था। जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है, सेम यही सवाल ऐसा ये वाला भी लगेगा, बस प्लस की जगह माइनस चल रहा है। अब जो हमने अगला क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है फाइंड द कर्व ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। देखिए जो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था ना, जो भी कर्व ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहा जाएगा वो आगे टोटल लिखा होगा। क्या लिखा है, कर्व ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। अब यहाँ पे थ्रू द पोल के लिए कहा गया है, तो थ्रू द पोल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमने आपको बताया भी था, 2 रो साइन, यहाँ पे सही से लिख देते हैं 2 रो साइन फाई। जितना हमें याद आ रहा है आई थिंक यही होता है कि कर्व ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल के लिए क्या होता है, 2 रो साइन फाई, ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, रो और फाई का मान पता होना चाहिए। जैसे मान पता चल जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और आपका कर्व ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल मिल जाएगा। लेकिन वही बात आती है, रो और फाई आप निकालेंगे कैसे, तो रो और फाई निकालने के लिए आपको वही दो सवाल फिर से इसमें हमने लिखे हैं। कार्डियोइड की भाई आप इसमें भी याद रखिएगा, जैसे कैटेनरी की ये इक्वेशन होती है, ये फिगर होती है, सेम उसी तरह से कार्डियोइड भी एक नाम है कर्व का, और इसकी इक्वेशन जनरल इक्वेशन ये होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये एक अलग सवाल है, ये एक अलग सवाल है, r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा और r बराबर a1 माइनस कॉस थीटा। भाई कार्डियोइड की ये जनरल इक्वेशंस है। तो अगर आप देखेंगे दोनों में हमने सेम ही कर्व लिए हैं, बट एक में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि केवल रो निकालने के लिए कहा जा रहा है। दूसरे सवाल में कर्व ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल के लिए बात करी जा रही है। तो यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और ये वाले फॉर्मूले में जब आप सॉल्व करेंगे वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने ये आपको सवाल बताया वैसे ही अब हम क्या करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भाई रो और फाई की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और रो कैसे, भाई देखिए जब आप ये वाला सवाल लगाएंगे तो रो की जरूरत पड़ेगी। रो है क्या, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जैसे ही आपने रो निकाल लिया तो वहां तक का सवाल कौन सा बन जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगा रहे हैं। क्या कहा हमने आपसे, इसमें जहां तक हम रो निकालेंगे, जैसे ही हमें रो मिल जाएगा यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। और हम इसका भाई पहला ही वाला क्वेश्चन लगाएंगे, दूसरा वाला आपके लिए है, प्रैक्टिस करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा पहला लगाएंगे वैसे ही आपका 2 वाला भी लगने वाला है। अब रो मिल गया तो दूसरा सवाल हो जाएगा आपका। फिर हमें इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, फाई भी निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर जाके हमारा इसका आंसर आएगा। इसलिए हमने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि अगर कर्व ऑफ कर्वेचर निकालना है तो इससे पहले आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो पूरी कहानी होती है, पूरा जो प्रोसेस होता है उसे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर्व ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये सारा इरेज करके, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, इन क्वेश्चंस का भी ले ही लीजिए, क्योंकि अब हम ये सारा इरेज करके आपको ये वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है ना ये लगाने वाले हैं। फिर से एक बार बता देते हैं, इसका जहां तक रो निकालेंगे वही उसका 2 का क्वेश्चन हो जाए, 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे का जो सवाल होगा पूरा मिला के वो आपका पूरा टोटल कर्व ऑफ कर्वेचर का भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब फाइनल हम ये सारा मिटाल के अपना ये वाला जो क्वेश्चन है उसे लगाने वाले हैं। तो उसके बाद देखिए जो हमने आपको बताया, जिस तरह से जो 2nd और 3rd क्वेश्चन लगेगा, पूरा सवाल हमने लगा दिया है, बस इसे समझाना है। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे, जो कर्व हमें दे रखा है वहां से। तो हमने लिखा सबसे पहले गिवन में इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड, क्या आप इक्वेशन ऑफ कर्व भी लिख सकते हैं, अगर आपको नाम पता हो तो आप नाम लिख दीजिए। जैसे हमें पता है कार्डियोइड की इक्वेशन है तो हमने लिख दिया इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड। क्या हम पहला पार्ट लगा रहे हैं, 2nd वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद लगा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिया r बराबर a1 प्लस cos थीटा, सवाल में दे रखा था, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी cos थीटा के साथ में 1 प्लस में या माइनस में चल रहा होता है तो हमेशा उस 1 को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं cos थीटा का फॉर्मूला लगाकर। तो हमने क्या किया, cos थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला लगाया जिससे ये वाला जो 1 है वो कैंसिल हो जाए। कौन सा फॉर्मूला लगाया cos थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाया जिससे ये वाला -1 और ये +1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका 2nd वाला क्वेश्चन था वो क्या था, r बराबर a1 माइनस cos थीटा है। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना
रहेगा, cos थीटा का वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे ये वाला 1 कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा r बराबर a। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस तो ऐसे ही रहेगा, cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे देखिएगा अब ये ब्रैकेट चल रहा है ना, बाहर माइनस है, तो अगर हम इस वाले ब्रैकेट को हटा दें तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने से देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 2a sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गई, हमने यहाँ पे ये वाला 1 कैंसिल करना था तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये दोनों cos थीटा के फॉर्मूले ना याद हो तो आप इसमें लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा करने से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसमें क्या चल रहा है sin, इसमें क्या चल रहा है cos चल रहा है, तो जब आप आगे सवाल को सॉल्व करेंगे लगभग सेम ही सवालों का प्रूफमेंट भी इसका यानी जो आंसर है वो भी सेम आएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे सवाल चेंज हुआ है। अब उसके बाद देखिए इतना करने के बाद ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाई है इसको डिफरेंशिएट करना है आपको थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ क्या चल रहा है, थीटा चल रहा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो r का क्या हो जाएगा dr अपॉन थीटा, a कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा, तो ये आ गया माइनस का sin थीटा। अब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर क्या चल रहा हो आपका पोलर फॉर्म चल रही हो, पोलर फॉर्म क्या होती है r और थीटा में, पोलर फॉर्म में अगर चल रही हो तो आप tan phi बराबर r d थीटा अपॉन dr, ये फॉर्मूला बताया था ना। इसमें देखिए r और थीटा वाला है ना, तो अगर हम ये, क्योंकि हमें इस वाले सवाल में जब कार्ड ऑफ कर्वेचर निकालेंगे उसमें phi की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला करना है, ऐसा कुछ सवाल सॉल्व करेंगे जिससे phi भी मिल जाए और पोलर फॉर्म वाला सवाल भी सॉल्व हो जाए, जिससे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिल जाए। तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला अप्लाई करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में क्या क्या जरूरत है, हमें ये चीज बनानी पड़ रही है, ये क्या है r d थीटा अपॉन dr बनाना पड़ रहा है, तो इसे जैसे बनाएंगे वैसे ये tan phi बन जाएगा, तो इसके लिए हमने क्या किया dr अपॉन d थीटा निकाला। देखिए अब आप कहेंगे इसमें तो d थीटा अपॉन dr है, कोई बात नहीं है पलट लेंगे तो हमारा वो भी बन जाएगा, तो dr अपॉन d थीटा निकाला, हमें जरूरत किसकी है d थीटा अपॉन dr की। अगर आपके माइंड में फॉर्मूला है तो आप कोई भी सवाल बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, और देखिए ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं वो भी हम साथ साथ में आपको बताते रह रहे हैं, क्योंकि इस चीज की रिक्वायरमेंट है, जो चीज पूछी जाएगी उसी के थ्रू तो चलेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, पलट दिया, जब हमने भिन्न को इधर पलटा तो इधर भी पलट दिया, भाई इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो आप पलटेंगे तो आपके सामने यही तो आ जाएगा, पलट दिया। अब हमें इसमें r की भी जरूरत पड़ रही है, तो हमने दोनों ओर क्या कर दिया r से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी कर दी और यहाँ पर भी कर दी। अब अगले स्टेप में ये जो r है इसका मान रख दिया, ये देखिए r की हमने वैल्यू निकाली थी ना, ये वाली r बराबर 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यू पुट कर दी। ऐसा वैल्यू इसलिए पुट करी क्योंकि हमें क्या चाहिए phi का मान चाहिए। देखिएगा कैसे r का जब हमने मान ये वाला रखा, साथ में जो नीचे sin थीटा है, sin थीटा का भी फॉर्मूला तोड़ दिया, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ऐसा इसलिए किया जिससे देखिए a से a तो कैंसिल हो ही गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, नीचे 1 cos है ऊपर 2 cos स्क्वायर है, तो 1 cos ये भी cos कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, माइनस तो बचा ही है, साथ साथ में ऊपर cos बचा है नीचे sin बचा है, तो cos अपॉन sin क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा, तो cot थीटा बाई 2 आ गया, माइनस चल रहा है लगा रख दिया, और r d थीटा अपॉन dr को आप क्या लिख सकते हैं, tan phi लिख सकते हैं। तो चाहे तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे वी हैव करके लिख दीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी, आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हमारे पास tan phi की वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ से आपको phi का मान निकालना है, तो phi का मान निकालने के लिए इधर भी आप tan बना लीजिए, तो tan से tan हट जाएगा, phi बन जाएगा, तो इस वाले माइनस का cot को हम लिख सकते हैं tan pi बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ये इसी वाला फॉर्मूला लगाया है कि tan 90 प्लस थीटा को माइनस का cot थीटा होता है, तो जैसे हमने इसको इस फॉर्मूले में चेंज किया वैसे ही tan और tan हट जाएगा, phi बराबर आपके सामने आ जाएगा pi बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए यहाँ से ये सारी चीजें हम इसलिए करेंगे, हमने आपको बता ही दिया, जिससे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर रो भी मिल जाएगा और phi भी मिल जाएगा, और यही दोनों चीजें हमें जरूरत है किसमें, अपने कर्व ऑफ कर्वेचर में। तो ठीक है, तो ये हमारे पास phi आ चुका है। अब आपको इतना करने के बाद एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला है, phi हमें मिल चुका है, हमें रो तक पहुंचना है, तो रो का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रो हम किससे बनाएंगे, dp अपॉन dr से। हमने आपको ये वाला फॉर्मूला भी बताया था, देखिए ये वाला फॉर्मूला r dr अपॉन dp, अगर ना बताया तो भाई लिख लीजिएगा, हमने आपको बताया था आई थिंक अपने पीरियड वाली फॉर्म में, तो रो बराबर r dr अपॉन dp, हमें ये जैसे ही बना लेंगे वैसे हमें ये रो ये कन्वर्ट हो जाएगा रो में, तो रो का भी आंसर मिल जाएगा।
तो ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा ये फॉर्मूला है, आप इसे याद रखेंगे, P बराबर R sin phi। क्या फॉर्मूला है, P बराबर R sin phi। जैसे लिखा है ऐसे लिखिएगा। यहाँ तक सवाल लगाने के बाद आप यहाँ पहुंचेंगे, उसी के जो अपने कॉपी में लगा रहे हैं ना उसी के नीचे लिखेगा वी हैव में P बराबर R sin phi। भाई बार बार बोलेंगे तो खुद भी आपको याद भी हो जाएगा। ये सारी वर्किंग बता दी कैसे सॉल्व हुआ है, इसके बाद फॉर्मूला लगाया। अब हमें यहाँ तक पहुंचना है ताकि रो हमारा बन जाए। कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हमने फाई का मान पहले निकाल लिया था, तो वो वाला पहले वैल्यू अब डाल देंगे, π/2 प्लस θ/2। ठीक है, जैसे वैल्यू डाली तो ये बन गया sin π/2 प्लस θ/2, मतलब कि sin 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो बन गया cos θ/2। भाई θ/2 चल रहा है तो θ/2 हो गया, तो हमारे पास आ गया P बराबर R cos θ/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप cos स्क्वायर, यहाँ से आप cos θ/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये cos स्क्वायर θ/2 है तो ये नीचे इसके पहुंच जाएगा, तो बराबर में R/2a हो जाएगा। अगर हम ये वाला स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो cos θ/2 की वैल्यू अंडर रूट R/2a आ गई। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट भी करी है, cos θ/2 की R/2a अंडर रूट में। तो ये P बराबर हमारे पास एक सॉल्यूशन इक्वेशन आ चुकी है, इसी को आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे। अब जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे R के रिस्पेक्ट में तो वो dP/dr हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये भी प्रूफमेंट पेपर में आ चुका है कि यहाँ तक आप कैसे पहुंचेंगे। तो कुछ नहीं करना है, दोनों ओर इसमें स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इस 2a को इधर ले आइए तो 2a p स्क्वायर, ये r स्क्वायर इंटू r क्यूब हो गया। तो ये भी प्रूफमेंट है जो पेपर में पूछा गया है, तो इसे भी हमने आपको बता दिया। अब अपने मेन इसी वाले पड़ाव पे चलते हैं कि हमें रो तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, P हमारे पास है, अगर हम इसका R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो dP/dr हो जाएगा, और फिर R फिर से पलट के R से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो रो बन जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू R। इस वाली इक्वेशन का कर रहे हैं तो P का करेंगे R के रिस्पेक्ट में तो dP/dr आ गया। देखिए R के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d/dr लगा, अभी किया नहीं, केवल लिखकर दिखाया है। ये जैसा लिखा था वैसा ही लिख दिया, बस तो सही तरह से लिख दिया है। अंडर रूट जो 2a है नीचे, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे रख दिया। ये R है, ये अंडर रूट में R है, तो टोटल इसे R की पावर 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट है तो पहले बाहर निकाल लिया, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, हमें केवल इसका डिफरेंशिएशन करना है। करते हैं जैसे x की पावर m का करते हैं वैसे ही होगा। तो पहले r की पावर 3/2 है, 3/2 पावर आगे आ गई, r लिखा। अब आपको क्या करना है, इस पावर में से एक कम करना है, तो 3/2 - 1। आप इसे सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 1/2 ही तो आ जाएगा, तो ये आ गया। x की पावर m का जो डिफरेंशिएशन होता है सेम वैसे ही किया, तो ये हमने डिफरेंशिएशन भी कर लिया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट r पावर 1/2 है तो आप इसे अंडर रूट r भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइनली dP/dr की वैल्यू आ गई है। बट हमें चाहिए क्या, जैसा मैं आपको यहाँ समझाया था ना, सेम वही चीज है, dr/dP चाहिए। तो इस वैल्यू को जैसे इधर पलटेंगे वैसे इधर भी पलट देंगे, तो हमने पलट करके लिख दिया। r की जरूरत है, दोनों ओर r से मल्टीप्लाई कर दी, तो भाई r से मल्टीप्लाई भी कर दिया। जब हमने यहाँ r लगाया तो इधर भी r लगा दिया। बट यहाँ पे देखिए अंडर रूट r है, तो इस अंडर रूट r से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ऊपर अंडर रूट r बचेगा। तो यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे, इसी के नीचे लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे r कैंसिल हो गया, यहाँ अंडर रूट r आ गया। अगर आप इस चीज को पूरा सॉल्व करके लिखें तो 2/3 है, लिख दिया। अंडर रूट में 2 है और अंडर रूट में r है, तो टोटल आप अंडर रूट में भी लिख सकते हैं कितना, अंडर रूट 2ar, पूरा अंडर रूट एक साथ लगा के लिख दिया। साथ ही r dr/dP क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, रो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल कर आ चुका है। तो जो सेकंड क्वेश्चन था, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप यहाँ तक सवाल लगा दीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर प्रूफमेंट करने के लिए कहते हैं, लेकिन क्योंकि फाइंड द कर्वेचर वाले सवाल में ये वाला प्रूफमेंट भी आ चुका है, साथ में एक ये वाला प्रूफमेंट भी आ चुका है, ये वाला। तो इस वाले प्रूफमेंट तक हम कैसे पहुंचेंगे, काफी आसान है। आपने यहाँ तक तो पहुंच, लेकिन देखिए अगर प्रूफमेंट नहीं मांगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्रूफमेंट मांगा है तो वहां तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा ना। ये भी पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस वाला ही। तो यहाँ तक आप कैसे पहुंचेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो आपने रो निकाला है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें अंडर रूट 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, देखिए तो अंडर रूट r ये बचेगा, नीचे अंडर रूट 2a ये बचेगा, तो हमने टोटल में अंडर रूट r/2a लगा दिया। अब यहाँ का अंडर रूट 2a और अंडर रूट 2a, देखिए अंडर रूट 2a इंटू अंडर रूट 2a, ये आपका बन जाएगा केवल 2a, और a 2 पहले से चल रहा है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और कितना साथ में आ जाएगा, a
आ जाएगा, मतलब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4a आएगा, ऊपर केवल √a बचा हुआ है, नीचे 3 बचा है, यहाँ √2a बचा है, तो हमने इसे साथ लिख दिया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना हमारे पास आ चुका है, और √r/2a को आप क्या लिख सकते हैं, cos θ/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos θ/2 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह cos θ/2 लिख दिया। तो फाइनली हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल कर आ गया 4/3 cos θ/2। इसका प्रूफमेंट जो है पेपर में मांगा जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया है। किस तरह से जो सवाल चल रहा है वो हमने डिटेल में आपको बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए देखिए जो फॉर्मूला बताया था वो तो अप्लाई होता ही है, लेकिन और सवाल को आसान बनाने के लिए जब भी हमारे पोलर फॉर्म वाले सवाल आते हैं तो जनरली हम इसी वे में सवाल को लगाते हैं। कैसे हम करते हैं भाई, सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी होती है उसको अगर कॉस चल रहा है तो उसे चेंज कर ले, नहीं चल रहा है कोई बात नहीं है, आपको सबसे पहले यहाँ पे पहुंचना पड़ता है। tan phi = r dθ/dr, सबसे पहला फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे। इसमें आपको r dθ/dr कैसे भी बनाना है, अगर बन जाएगा तो वोट बराबर tan phi हो जाएगा, बराबर में भी tan बना लीजिए तो वो phi की वैल्यू हो जाती है। जैसे phi की वैल्यू मिले वैसे ही आप फॉर्मूला बना लेंगे PR sin phi का, यहाँ से आपको p का मान मिल जाएगा। p का मान जैसे ही बना तो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला आपके दिमाग में ये वाला आना चाहिए। अब हम आपको अब हमें ये बना के देना पड़ेगा, मतलब कि डिफरेंशिएशन करके r से मल्टीप्लाई करके r dr/dp बनाना है, और जैसे ये बन जाएगा वैसे ये रो कहला दिया जाएगा। और रो बन गया है, रो का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड हमने करके दिखा दिया है। तो ये जैसे हमने ओरली आपको बताया ऐसे ही आपके माइंड में भी ये सारे स्टेप्स चलने चाहिए। और ये सारे स्टेप कब चलेंगे, जब आप भाई लिख के प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें याद होंगी, तभी सारी चीजें आपको भी समझ में आएंगी। कोई भी सवाल दे रखा हो, कैसा भी दे रखा हो, आप उसे लगा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है भाई जहां पे हमने इतने ही सवाल बताए तो यही पेपर में आ जाएंगे। हम भाई आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं कि किस तरह से सवाल चलेगा। अब इसके अलावा भी कोई सवाल आ जाए तो आप उसे लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि अगर जिसने ढंग से सीखा है कि किस तरह से हर सवाल को लगाया जा रहा है तो वो कोई भी सवाल को लगा सकता है, लेकिन अगर आप रट के जाएंगे तो आपके लिए ही मुश्किल हो सकती है। इसलिए लगभग हर क्लासेस में हम आपसे कहते हैं कंसेप्ट सीखिए कि किस तरह से सवाल को लगाया जा रहा है, और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हर एक चीज हम आपको बता देते हैं कि सवाल किस तरह से लगेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आपके आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तो पूरा हो गया, उसका सॉल्यूशन हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें कर्व ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल था, तो इसके आगे सवाल थोड़ा सा और बढ़ गया। वी हैव में हमने फॉर्मूला लिख दिया है कर्व ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल के लिए क्या होता है 2 रो sin phi। अब रो का मान आपके पास है, phi का मान आपके पास है, रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो रो का मान हमने ये वाला पुट किया है 2/3 √2ar, ठीक है, और phi का मान π/2 + θ/2 रख दिया। सॉल्व करिए, sin π/2 + θ/2 क्या बन जाएगा, cos θ/2 बन जाएगा, और cos θ/2 को आप क्या लिख सकते हैं √r/2a, तो इससे हमने √r/2a कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 √2ar चल रहा है, cos θ/2 हो गया, इसकी ये वाली वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये देखिए ये √ से 2a और ये वाला √2a, √ से 2a हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, केवल यहाँ पे √r बचेगा, यहाँ पर भी √r बचेगा, तो √r की √r से मल्टीप्लाई करेंगे, r ही आ जाएगा जैसे हमने आपको यहाँ पे समझाया था, तो r आ गया। 4/3 चल रहा है, चलने दिया, तो यानी फाइनल आंसर हमारा कर्व ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल कितना आया है 4/3 इंटू में r। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर हो गया है। तो पहले ही बता दें कर्व ऑफ कर्वेचर अगर आपको निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो कहानी है, जो पूरा प्रोसेस है वो आपको करना ही पड़ेगा, और उसके बाद ही आप इन सवालों को लगा सकते हैं। अब इसके अलावा भी अगर आपसे साइन वाला या कॉस वाला या इसे भी कह दीजिए परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर या पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, कोई भी सवाल दे दिया जाए बस आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले में जिसकी भी जरूरत है वो आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगर पैरेलल वाला आ जाए, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, भाई उसमें क्या चलता है, उस वाले फॉर्मूले में साइन चलता है, तो वहां पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमने आपको बताया भी था क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बताया था tan psi = dy/dx होता है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर dy/dx जैसे आप निकालेंगे वो tan psi बन जाएगा। तो आप ये चीजें वहां पे अप्लाई करके उन तरह के उन सवालों को भी लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको कुछ सवाल ऐसे बताए जो पेपर के पर्पस से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में किस तरह से लग रहा है वो भी हमने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे साइड हो जा रहे हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो लगा रहे हो लगा लीजिए, साथ में प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। लगभग हर क्लासेस में हम आपसे कहते ही हैं जो जो प्रैक्टिस करेगा भाई पेपर उसी का ही अच्छा होगा। खाली एक बार सवाल लगाइए तो, क्योंकि पेपर आपके आने वाले। अब आज के क्लास में हमारे जो लॉन्ग वाले
इंपॉर्टेंट था, सब कुछ कवर करवा दिया है। आपका काम बस इतना है, देखिए आज केवल डे 8 हुआ है, केवल 8 ही क्लासेस में इतना कुछ करा दिया है कि अगर आप इतना ही केवल की बात कर रहे हैं, इतना ही अगर आप केवल करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। 60 प्लस है, आराम से 50 प्लस तो नंबर आ ही सकते भाई, 50 नंबर तो आराम से आ जाएंगे अगर आपने इतना कर लिया है, क्योंकि ये लॉन्ग और शॉर्ट कराए हैं। अब लॉन्ग और शॉर्ट से आपका वेरी शॉर्ट भी आ जाता है ना, तो और साथ साथ में हमने क्लासेस में ही कई सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो आपके हो सकता है पूरा पेपर भी सॉल्व कराते, 75 में 75 का भी करवा दे, ठीक है। तो सारी चीजें हमने कंप्लीट करा दी है। अब इसके बाद आपको एक क्लास और मिलेगी डे 9 वाली। जो बच्चे पहली बार इस क्लास में देख रहे हैं, हमने आप बता ही दिया था स्टार्टिंग में ही कि आपको कमेंट में जो पिन करी है प्लेलिस्ट है, इतना सारा देखने के बाद इसके बाद एक क्लास और मिलेगी डे 9 वाली, जिसमें केवल वेरी शॉर्ट के हम टॉपिक्स बता देंगे कि आप ये पढ़ लीजिए। वेरी शॉर्ट उसमें आपसे आ सकते हैं, जो 2-2 नंबर वाले सवाल आते हैं ना 10, वो आपके उसमें से फंस सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये सारी 9 की 9 क्लासेस देखने के बाद बस एक काम आपको करना है, जो पिछले साल का पेपर आया था MJPRU 2023 दिसंबर वाला, उसको सॉल्व करके जरूर जाइएगा। आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपका जो पेपर है उससे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ जो हम अपना पेपर देके आएंगे वो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर कर दिए, जो भी डाउट्स थे, और आपका हौसला भी बढ़ा होगा कि, और जब आप पेपर वगैरह पुराने देखेंगे तो और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा कि हाँ जब पेपर आपका होगा वो काफी बढ़िया होगा, ठीक है। तो बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिएगा, पेपर बहुत बढ़िया होगा। जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनको पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद बस एक क्लास और देंगे, आज इस क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने वेरी शॉर्ट के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।